बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को सल्लल्लाहु का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। गजा अमन मुआहदा जो कि तमाम मुस्लिम ममालिक ने मिलकर किया, इस वक्त संगीन खिलाफ वर्जी जारी है और ये मैं बड़े वसूख के साथ बात कर रहा हूँ। और ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं वो भी इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं और इस वक्त जो है वो टोटली तौर पे जो खबरें भी ये आ रही थी कि क्या पाक फौज जो है वो गजा के बॉर्डर पे जा रही है, वो भी क्या मामला है उस हवाले से भी बात करनी है। और उसके अलावा जो है वो सहेल अफरीदी साहब की मुलाकात फिर नहीं हो सकी। कल मैंने कुछ बातें बताई थी सहेल अफरीदी साहब के हवाले से, उसको रिवाइज भी थोड़ा सा करेंगे और एक कबीना तश्कील देने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो अली अमीन गंडापुर के साथ जुड़े हुए थे और अब वो खत्म होने जा रहे हैं और उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। अगर हम ये बात करें तो कम ना होगा। और एक पीटीआई के ऐसे रुकन हैं जिनकी सीट जो है वो खाली करवा के उनको नाअहल करार दे दिया गया था। अब इलेक्शन कमीशन ने कल नए इंतखाबात का उस सेनेट की सीट पे जो है वो ऐलान कर दिया है। वो कौन है और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा पीटीआई पे, उस हवाले से भी बात करनी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको इसी चैनल पर। गजा अमन मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी जारी है और इस वक्त इसराइल का नेतन्याहू नामी, ये जो इसको आप पता नहीं क्या कह सकते हैं, मुझे नहीं पता कि इसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करें, क्योंकि ना इंसानियत का दर्द, ना इस शख्स में कोई लीडर होने की सलाहियत, और उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के इस मुआहदे के बावजूद अब इसराइल की जानिब से फिर फलस्तीन पर हमले किए जा रहे हैं। और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जो मेरे साथ पास मौसूल हुई है उसके मुताबिक कोई 80 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और ये मजीद बढ़ रहा है। और जो कि बड़ा अमन का दाई कहता है अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी बात शहबाज शरीफ साहब करते हैं कि उनको जो है वो नोबेल प्राइज दे देना चाहिए। वो तो अमन करवाने में माहिर है, वो तो जंगे रुकवाने में माहिर है, जैसा कि वो बार बार कहता है, वो क्रेडिट ले जाता है मुख्तलिफ जंगों का, कहता है कि मैंने 7 जंगें रुकवा दी, मैंने ऐसे कर दिया। वो शख्स कहता है कि गजा में अमन कायम है, बाकी मुझे किसी चीज का कुछ नहीं पता, इसराइल हमले करे फलस्तीन पे ना करे। अब मैंने आपको, मुझे ये ताज्जुब नहीं हो रहा ये बात बताते हुए कि ये हमले हो रहे हैं और ये बहुत ताज्जुब की बात है कि ऐसा हो रहा है। गजा अमन मुआहदा हो चुका था, तमाम मुस्लिम ममालिक ने इस पे साइंस कर दिए थे, क्योंकि मैं अपने पहले वीलॉग्स में आपको ब्रीफली ये बता चुका हूं कि ये मामलात हम कभी भी अगर कहें कि इनके साथ हल कर सकते हैं तो ये हल नहीं होंगे, क्योंकि मैंने इनके पिछले मामलात और पिछले मुज़ाकरात आपके सामने रखे थे, जिसमें 2 महीने का इसने कह करके जंग रुकवानी है और जो कैदी हैं उनको आपस में तबादला कर दिया जाए। और उसके बाद जो है इसने 2 महीने अमन रहने भी नहीं दिया, उससे पहले ही हमले करवा दिए नेतन्याहू से, और नेतन्याहू ने हमले कर दिए थे। और उसके बाद अब भी बिल्कुल वैसी ही तारीख दोहराई गई, सिर्फ मुस्लिम ममालिक को उल्लू बनाया गया, मुस्लिम ममालिक को इसमें जो है वो हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। और उसके बाद अब फिर से जो है वो हमले हो रहे हैं और अपने कैदी जो है उसका तबादला करवा लिया। अब इस बार जो नुकसान हुआ है फलस्तीन को, सिर्फ ये नहीं है कि उनकी शहादतें जो है वो हो रही हैं, बल्कि नुकसान ये भी है कि हमास गैर मुसल्लह हो चुकी है। वो हमास जो कि मज़ाहमती तंजीम के तौर पे सामने आती है फलस्तीन के हवाले से, मस्जिद कुद्स की हिफाजत के हवाले से, और अब जो है वो भी गैर मुसल्लह है। तो अब किस तरह से ये हमले रोके जाएंगे और क्या अब डोनाल्ड ट्रंप इस पे कोई बात करेगा? लेकिन वो तो कहता है कि हमें कोई पता ही नहीं है, सिर्फ गजा पट्टी का था, वो मामला जो है वो हमने हल कर लिए। उसके बाद जो है अब मुस्लिम ममालिक तकरीबन खामोश है, क्योंकि इस पे तो आवाज उठाना चाहिए ना कि अब ये हमला कोई आज या कल, ये जो हमले किए गए हैं ये कोई पहली दफा नहीं हुए इस गजा अमन मुआहदे के हवाले से। कोई 15-20 दिन या महीना पहले से जो ये गजा अमन मुआहदा चल रहा है तब से ही ये हमले हो रहे हैं। अल जजीरा बार बार ये रिपोर्ट कर और बार बार फलस्तीनियों की शहादतें वहां पे हो रही हैं, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कौन सवाल करेगा? बताइए ना जरा कि कौन सवाल करेगा? वो जो जिनकी तारीफें होती हैं वो तो कभी भी नहीं करेंगे। खैर अब जो है वो वजीर इत्तलात जो पाकिस्तान के हैं वो कहते हैं कि जी जो हमारी फौज के हवाले से ये पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है कि हमारी फौज जाकर वहां पर गजा पट्टी पे हिफाजत के लिए मस्जिद कुद्स की खड़े होगी, 100 किलोमीटर का फासला है। और उसके बावजूद भी वजीर इत्तलात कहती है कि हम ऐसी जो इत्तलात हैं या खबरें हैं उसकी हम तरदीद करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना पाक फौज जा रही है, ना कोई सीआईए स्टाफ जा रहा है, ना कोई दिगर इस तरह की हमारी जो है वो
जितनी भी तंजीमें हैं या हमारे जितने भी अदारे हैं, उनमें से कोई भी नहीं जा रहा हिफाजत के लिए, ऐसी खबरें मन घड़त। तो अब जबकि वहां पर हमले भी हो रहे हैं, जबकि हमास गैर मुसल्लह भी हो चुकी है, जबकि हमारी फौज भी हिफाजत के लिए नहीं जा रही, तो अब वहां पर सवालिया निशान ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी कहां गई और डोनाल्ड ट्रंप की उस पॉलिसी पे साइन करने वाले लोग कहां पर गए। अगर वो साइन गलत हुए तो उसकी तरदीद अभी तक क्यों नहीं आ रही। ये बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं जैसे जैसे ये शहादतें बढ़ती चली जा रही हैं और ये हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। अब डॉन न्यूज की खबर के मुताबिक ये हमले जो हैं ये तब तक होते रहेंगे, उसका कोई टाइम नहीं है। और ना ही नेतन्याहू ने ये कहा है कि कब करना है हमला, किस जगह पे करना है, किस तरह का करना है, किन लोगों पे करना है, बल्कि उसने कह दिया अपनी फौज को कि आप धड़ाधड़ जो है वो बमबारी शुरू कर दें। मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाहद ग्रेटर इसराइल के मैप में मज़ाहमती तंजीम थी फलस्तीन के हमास, जो कि लड़ती थी इसराइल के अगेंस्ट, लेकिन अब उसको गैर मुसल्लह करके ये फैसला किया गया, तो अब ग्रेटर इसराइल को हासिल करना और भी ज्यादा आसान हो गया मुबशना तौर पे। तो खैर मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पर अमन जरूर एक दिन कायम होगा और वो लोग भी जो है वो सुख और चैन से रह सकेंगे और हमारी मस्जिद कुद्स जो है वो उसकी हिफाजत भी अल्लाह की गैबी मदद से ही हो सकती है। अब और तो कोई रास्ता बचा नहीं है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा अमन मुआहदा किया है। अगर आपने बहुत अच्छा अमन मुआहदा किया है तो अब यहाँ पर सवालात उठते हैं तो इनके जवाब भी दें और सवालात पूछें भी जरूर जिनके साथ आपने बैठकर ये गजा अमन मुआहदा किया है। इमरान खान से कल सहेल अफरीदी की मुलाकात थी जो कि करवाई नहीं गई और उसके बाद उनकी बहन जो है वो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और उसके बाद इमरान खान के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट भी आ जाता है जो कि मुतनाज़ ट्विटर हैंडल है, जिसके बारे में एनसीसीआईए खोज में एफआईए लगी हुई है कि किसी तरह से हमें एनसीसीआईए कि किसी तरह से हमें इसकी खोज मिल जाए, ये कहाँ से इस्तेमाल होता है। इमरान खान से बार बार पूछा भी गया है लेकिन वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो उससे ये इंफॉर्मेशन आई है कि अब जो है वो सहेल अफरीदी साहब जिस काबीना के लिए इमरान खान से मिलना चाहते थे, जिसकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, अब वो काबीना खुद से जो है वो तैयार करें। और उन्होंने कहा जी इमरान खान ने कि मैं इस पे पाबंदी नहीं लगा रहा कि आपने इस शख्स को लेना है और इसको नहीं लेना, इसको लेना है और इसको नहीं लेना, बल्कि आप अपनी मर्जी से बनाएं और मैं हरगिज नहीं कहता कि इस शख्स को पाबंद है आप रखने में। जब ये बात इमरान खान ने की है तो मेरे जहन में सबसे पहले एक नाम आया जो नाम था आपको भी पता है कि वो किसका, बैरिस्टर सैफ साहब का। कि अब चूंकि बैरिस्टर सैफ साहब अली अमीन गंडापुर के साथ मौजूद थे और तमाम फैसलों में और तमाम मुलाकातों में और तमाम चीजों में सफ़े अव्वल रहते थे अली अमीन गंडापुर के साथ, तो क्या अब बैरिस्टर चूंकि अली अमीन गंडापुर तो फारिग करवा दिए गए, तो अब उनके साथ जो उनकी काबीना में से लोग जिनमें सबसे अहम नाम जो था वो यही था बैरिस्टर सैफ का, क्या इनके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं? क्या इनका काबीना में नाम शामिल होता है या नहीं होता? और उसके अलावा एक कोर कमांडर के साथ मुलाकात हुई सहेल अफरीदी साहब की, जिसमें जो है वो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात, कल मैंने भी सवाल उठाया कि क्या अगर ये मुलाकात हुई है, जैसा कि आप खुलकर तनकीद कर रहे हैं उनपे, जो कि वो बार बार कहते हैं कि नामुनासिब अल्फाज ना इस्तेमाल करें, फौज का ये मौक़िफ़ है, तो आप जो है वो जब खुल के तनकीद कर रहे हैं फिर आप ये भी बताएं कि आपकी मुलाकात में बातचीत क्या हुई। तो उन्होंने खैर जो बताया है आके वो बड़ा अनप्रोफेशनल सा लगा कि वो कहते हैं कि हमारी जो मुलाकात हुई उसमें वो मुझे मुबारकबाद देने के लिए, जिन लोगों पे आप खुल के तनकीद कर रहे हैं क्या वो आपको मुबारकबाद देने आएंगे? और अगर वो आपको मुबारकबाद देने आए थे तो फिर तो आपकी मुलाकात जो है वो इमरान खान से हो जानी चाहिए थी, तो वो तो मुलाकात नहीं हुई, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है जो कि सहेल अफरीदी साहब नहीं बता रहे। और अब ये फैसला काबीना वाला जो है ये हल होने जा रहा है और अब ये खुद काबीना बनाएंगे जिसपे आर्टिकल लगाने की बातें शेर अफजल मरवा साहब और हुकूमत के अरकान से भी आ रही थी कि ये लगेगा लगेगा। तो अब जो है वो उसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि पहले भी गैप नहीं दिया गया इस मामले में कि अली अमीन गंडापुर को हटाकर जो है वो कुछ देर में सहेल अफरीदी साहब को लाया जाए या अली अमीन गंडापुर को हटाने के फैसले पर कुछ जो है वो नजरसानी कर ली जाए, जबकि उन्होंने फौरन से इस्तीफा दे दिया और फौरन से सहेल अफरीदी साहब आ गए और इसमें कोई गैप नहीं आया। तो जिसके बाद जो है वो मौका नहीं मिला दूसरी ऑपोजिशन को कि वो किसी तरह से वहां पर कोई हलचल सी मचा सके। तो अब जो है ये फैसला होने जा रहा है काबीना का, तो शायद ये भी एक बेहतर फैसला होगा, लेकिन देखते हैं कि कौन इसमें शामिल होता है। क्या बैरिस्टर सैफ की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ने जा रही हैं, ये भी एक खबर है वैसे। तो उसके बाद जो है वो एक और नाअहली हुई थी, आपको पता है कि 9 मई के केसेस में शिबली फराज, उमर अयूब
उसके बाद जो है वो दिगर लोग जो थे इसमें मौजूद थे, जिनकी नाअहली हो चुकी थी 9 मई के केसेस में, और उसके बाद उनको नाअहल करार देने के बाद उनके 9 के करीब लोग थे, तो सीटें खाली हो चुकी थी सेनेट की। उसमें शिबली फराज साहब जो थे वो मौजूद थे। अब इलेक्शन कमीशन ने उस पर फैसला सुनाया, वो फैसला जरा मैं आपको वैसे ही पढ़ के सुना देता हूं। जैसा कि डॉन न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज की नाअहल पर खाली होने वाली सेनेट नशिस्त पर कल इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया है, और हाल खाली होने वाली सीट पर इंतखाबात कल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मुनाकिद किए जाएंगे, और सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जो है ये इलेक्शंस का टाइम है। इसमें वोटिंग होगी, जिसमें जो खुर्रम शहजाद है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद किए गए हैं, जबकि पीपीपी के निसार खान और उसके अलावा जो है वो आजाद उम्मीदवारान जो है वो भी 3 जो है वो मुकाबले में। अब यहाँ पर बात ये है कि अगर ये फैसला जो है वो इस्लामाबाद में होना होता, या इंतखाबात इस्लामाबाद में होने होते, तो या पंजाब में होने होते, तो फिर शायद जिस तरह से राना सनाउल्लाह वन साइडेड आ गए और पीटीआई ने बाइकआउट कर दिया था, तो शायद ये ऐसा हो जाता। तो अब जो है वो आपको पता है कि होने भी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, तो खुर्रम शहजाद नामजद है पीटीआई की जानिब से। अब पीटीआई के जब सहेल अफरीदी साहब आना चाह रहे थे, तो उनको जो वोटिंग पड़ी थी, अब वो वोटिंग जो है वो बिल्कुल उतनी थी, कोई एक बंदा नहीं टूटा, और सहेल अफरीदी साहब आ गए थे। अब देखना यह है कि क्या शिबली फराज को नाअहल होने के बाद ये जो खुर्रम शहजाद जिनको लाना है, क्या इनकी वोटिंग भी पूरी पड़ती है, और क्या ये मुंतखब होते हैं या फिर ऑपोजिशन में से कोई मुंतखब होता है? तो सवालिया निशान आज की एपिसोड में आपके लिए छोड़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।